हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अदर सब्जेक्ट की तरह साइंस भी आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अभी तक हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स जैसे जीव विज्ञान की शाखाएं, वर्गिकी, जैव विकास, मानव संरचना आदि पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को सभी क्लास समझ में आया होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए इसी क्रम में आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन की अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है, अतः इन्हें लघु पोषण कहते हैं। सेकंड है, लवणों और विटामिनों की बहुत सूक्ष्म मात्रा की ही शरीर में आवश्यकता होती है, अतः इन्हें गुरु पोषण कहते हैं। ऊपर कथनों में कौन से सत्य हैं, आपको बताना है इसमें कौन से सत्य हैं। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहला कूट जो देखते हैं, दे रहा है शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन की अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है, अतः इन्हें लघु पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे ये लघु पोषण जो दे रहा है ये गलत हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, क्योंकि जिसकी हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको हम गुरु पोषण कहते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन व वसा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इन्हें गुरु पोषण या माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, लवणों और विटामिनों की बहुत सूक्ष्म मात्रा की ही शरीर में आवश्यकता होती है, अतः इन्हें गुरु पोषण कहते हैं। गुरु नहीं, इन्हें लघु पोषण कहते हैं। ये अपोजिट दे दिया है। तो जबकि हमारे शरीर में लवण व विटामिन की जो बहुत कम आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे लघु पोषण या माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आपका ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है, और जिसमें कार्बन के 1 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर यौगिक बनते हैं। और ये जो यौगिक बनते हैं इसका फार्मूला होता है CH2। तो कार्बन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, तो इसका अनुपात हो गया कार्बोहाइड्रेट का 1:2:1। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब वसा क्या होता है? वसा जो है हमारे भोजन के सभी तैलीय व चर्बी युक्त घटक लिपिड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा है बहुत अधिक होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो, दोनों इसमें एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, 1 व 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। आपको बताना है इसमें ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन से हैं। तो ऊर्जा उत्पादक पदार्थ क्या होता है? ऊर्जा उत्पादक जो होते हैं इनके ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और इसके अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों आते हैं। ऊर्जा उत्पादक में जो है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों आते हैं, दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। ओके, जिस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर रचना एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक पदार्थ कौन है? पहला ऑप्शन प्रोटीन, सेकंड विटामिन, थर्ड है जल, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बताना हमारे शरीर की जो रचना और मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक पदार्थ कौन से हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है प्रोटीन जो है ये राइट हो जाएगा। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की रचना और मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों में शामिल है? पहला है ऊर्जा उत्पादक, दूसरा है निर्माण पदार्थ, तीसरा है उपापचयी नियंत्रण, फोर्थ है अनुवांशिक पदार्थ। और आपको बताना है कौन से इसमें शामिल है। केवल दूसरा चौथा, केवल पहला दूसरा तीसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा व चौथा, केवल पहला दूसरा और चौथा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कार्यात्मक उपयोगिता मतलब जो कार्य करने के लिए उपयोग में पदार्थ प्रयोग किया जाता है, हमारे जो पोषक तत्व हैं हमारे बॉडी में कौन कौन से कार्य करते हैं, सारे पोषक तत्वों का हमारे बॉडी में अलग अलग कार्य है। तो हम देख लेते हैं कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर जो पोषक पदार्थ हैं उनको 4 श्रेणी में बांटा गया है। ऊर्जा उत्पादकता, निर्माण पदार्थ, उपापचयी नियंत्रण और अनुवांशिक पदार्थ। ये चारों प्रकार जो है हमारे कार्यात्मक उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है। ऊर्जा उत्पादकता जो होता है इनके ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं। दूसरा निर्माण पदार्थ का जो उपयोग होता है वो शरीर की रचना और मरम्मत के लिए होता है, जिसमें प्रोटीन आते हैं।
तीसरा है उपापचयी नियंत्रण। उपापचयी नियंत्रण जो होते हैं ये जैव क्रियाओं को नियंत्रण और नियमन करते हैं। इसके अंतर्गत विटामिन, जल और खनिज लवण आते हैं। आनुवांशिक पदार्थ जो है ये पदार्थ जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए है। तो इस प्रकार जो सभी पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनका हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होता है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि सारे पोषक तत्वों को हमारी बॉडी में क्या क्या आवश्यकता है, कौन से पदार्थ किस में शामिल हैं। ऊर्जा उत्पादकता में कार्बोहाइड्रेट और वसा है, निर्माण में प्रोटीन है, उपापचयी में विटामिन, जल और खनिज हैं, और आनुवंशिक पदार्थ में जो है ये डीएनए और आरएनए। ओके, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा सभी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य पोषक पदार्थ है। ऊर्जा उत्पादन के लिए अभी मैंने ऊपर बताया आपको ऊर्जा उत्पादन में कौन कौन से तत्व आते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल में होता है। जैसे जल में H2O होता है तो कार्बोहाइड्रेट में भी H2O होता है, बट आगे कार्बन लग जाता है, और ये रासायनिक रूप से जल आयोजित कार्बन यौगिक होते हैं। ठीक है, और अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट की खपत होती है यह ईंधन पदार्थों के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट भोजन में जो है आसानी से घुल जाता है, परंतु मंड या स्टार्च जो है ये भोजन में आसानी से नहीं घुलते हैं। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में शामिल है। पहला ऑप्शन मोनोसेकेराइड, सेकेंड ऑप्शन पॉलीसेकेराइड, थर्ड ऑप्शन डाइसेकेराइड, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में कौन कौन से शामिल हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो रासायनिक संगठन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा जो है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड क्या है? ये सरल अणु होते हैं जो रंगहीन, घुलनशील व मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसीलिए इन्हें चीनी या शर्करा भी कहते हैं। जो जीवों में मुख्यतः 5 से 6 कार्बन शर्करा होते हैं। जीव में मुख्यतः 5 से 6 कार्बन शर्कराएँ पाई जाती हैं, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में भी 4-6 कार्बन शर्कराएँ पाई जाती हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में 6 कार्बन शर्कराएँ पाई जाती हैं। तो ये मोनोसेकेराइड हो गया। अब डाइसेकेराइड क्या है? ये जो है ये 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से बनते हैं, और ये शर्कराएँ भी मीठी और जल में घुलनशील होती हैं। डाइसेकेराइड जो होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज और सुक्रोज जो है ये पादपों में पाया जाता है, और लैक्टोज जो है ये जंतुओं में पाया जाता है। ओके, तो डाइसेकेराइड भी हो। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स के जो अनेक अणु जुड़ने से एक लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील और जटिल पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, और इसके अंतर्गत ग्लाइकोजन, स्टार्च, आलू, अनाज और सेलुलोज आते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार में है वो तीनों है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन फ्रक्टोज, सेकेंड ऑप्शन ग्लूकोज, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। आपको बताना है जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ किसे कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ग्लूकोज जो है एक मोनोसेकेराइड है जिसमें 6 कार्बन शर्कराएँ पाई जाती हैं, और डी ग्लूकोज जो होता है ये सबसे अधिक पाई जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा होती है, और ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण ग्लूकोज को जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। 90 से 160 मिलीग्राम प्रति 100 ml, 80 से 140 मिलीग्राम प्रति 100 ml,
85 से 150 मिलीग्राम प्रति 100 ml, 70 से 160 मिलीग्राम प्रति 100 ml। तो आपको बताना है ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है हमारे रुधिर में। तो रुधिर में जो ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा होती है वो 90 से 160 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है, और ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, इसीलिए इसे रुधिर शर्करा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शर्करा मानव माता दूध में पाई जाती है? मानव माता दूध मतलब कि व्यक्ति में, जो मनुष्यों में है, कौन सी शर्करा पाई जाती है माताओं के दूध में? ऑप्शन है लैक्टोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। आपको बताना है कौन सा शर्करा है जो मानव माता के दूध में पाई जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये मानव माता दूध में पाई जाती है। और माल्टोज जो होता है ये अंकुरित बीज में भी पाई जाती है, गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है, और दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत मात्रा होती है ये मानव माता के दुग्ध में होती है लैक्टोज की। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली कार्बनिक यौगिक बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है। पृथ्वी पर कौन सी एक शर्करा है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कार्बनिक यौगिक भी है, बायोपॉलीमर भी है, पॉलीसेकेराइड भी है, तीनों है इसमें? कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन है पहला सेलुलोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है माल्टोज, फोर्थ है लैक्टोज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये सेलुलोज जो होता है यह एक पॉलीसेकेराइड है, और जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक भी है, बायोपॉलीमर भी है, पॉलीसेकेराइड भी है। कार्बनिक के यौगिक क्या होता है? कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक होती है। और बायोपॉलीमर जो होता है ये जीवित जंतुओं द्वारा उत्पन्न बहुलक होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, प्रोटीन, पेप्टाइड, डीएनए, आरएनए, ये सभी जो है ये बायोपॉलीमर है। ओके, और पॉलीसेकेराइड जो है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका जो निर्माण होता है कई छोटे एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है, और ये विशाल आकार के अणु होते हैं। अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ना तो ये जल में घुलनशील होते हैं और ना ही इनका स्वाद मीठा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सेलुलोज जो है ये कार्बनिक यौगिक भी है, बायोपॉलीमर भी है, पॉलीसेकेराइड भी है, और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के रोगी भोजन में मिठास के लिए किस शर्करा का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन सेलुलोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है सेक्रीन, फोर्थ है लैक्टोज। तो आपको बताना है मधुमेह के रोगी मतलब शुगर पेशेंट जो लोग हैं वो भोजन में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछे हैं ये वाले क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मधुमेह के जो रोगी हैं भोजन में मिठास के लिए सैक्रीन का उपयोग करते हैं, और सैक्रीन जो होता है एक कृत्रिम तथा शर्करा से भी कई अधिक मीठा होता है, और ये परंतु ये शर्करा नहीं होता है। और फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है, लेकिन मधुमेह रोगियों के लिए इसमें 235 गुना अधिक मीठी कृत्रिम शर्करा पाई जाती है। सैक्रीन में 235 गुना अधिक मीठा पाया जाता है, इसीलिए मधुमेह रोगियों के लिए सैक्रीन का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये शर्करा नहीं है। तो आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। मधुमेह के रोगी भोजन में मिठास के लिए सैक्रीन का उपयोग करते हैं, और ये फ्रक्टोज से 235 गुना अधिक मीठा होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है? इसमें आपको बताना है प्राकृतिक शर्करा कौन सी है जो सबसे मीठी है, और ये सैक्रीन जो था ये कृत्रिम शर्करा था। तो पहला ऑप्शन लैक्टोज, सेकंड है सुक्रोज, थर्ड है फ्रक्टोज, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भोजन में शर्कराओं एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन 65%, सेकंड है 80%, थर्ड है 95%, फोर्थ है 45%। तो आपको बताना है भारतीय भोजन में शर्करा एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। 65% जो होती है ये भारतीय भोजन में शर्करा और अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से पोषक तत्व जलांतक और जल में आघुलनशील होते हैं? पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है वसा, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है विटामिन। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से पोषक तत्व हैं जो जलांतक और जल में आघुलनशील हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, वसा। वसा जो होता है आपका सेकंड राइट है। वसा जो होता है हमारे भोजन के सारे तैलीय और चर्बी युक्त अर्थात चिकनाई वाले जो घटक होते हैं वो लिपिड्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु ये कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए वसा जो है जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और ये जलांतक तथा जल में आघुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा फास्फोलिपिड्स तंत्रिका, ऊतकों, यकृत कोशिकाओं, पेशियों आदि में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लिसाइथिन, सेकंड है सिफेलिन, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से फास्फोलिपिड्स हैं जो तंत्रिका, ऊतक, यकृत कोशिकाओं और पेशियों आदि में पाई जाती हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फास्फोलिपिड जो है कोसा भित्ति तथा अन्य झिल्लीनुमा कोशीय अंगकों की रचना और कार्यों में भाग लेते हैं और इसमें जो है लिसाइथिन तथा सिफेलिन नामक जो फास्फोलिपिड्स हैं ये तंत्रिका, ऊतक और यकृत कोशिकाओं और पेशियों आदि में पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों हमारे जो फास्फोलिपिड है ये लिसाइथिन और सिफेलिन जो फास्फोलिपिड है ये तंत्रिका, ऊतक, यकृत कोशिकाओं और पेशियों में भी पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड जिसमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं किस संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन सरल लिपिड, सेकंड है संयुक्त लिपिड, थर्ड है व्युत्पन्न लिपिड, फोर्थ है उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि कौन से इसमें है जो वसा में घुलनशील हैं लेकिन वसीय अम्ल नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जीवों में जो होते हैं ये 3 प्रकार के वसा पदार्थ पाए जाते हैं, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। और व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ये उपापचय के दौरान बनने वाले विभिन्न पदार्थों से व्युत्पन्न विशेष प्रकार के लिपिड यौगिक होते हैं। और वसा में घुलनशील स्टेरॉइड ऐसा व्युत्पन्न लिपिड पदार्थ है जो वसीय अम्ल नहीं है। ओके, और सरल लिपिड जो होते हैं ये सरल, उदासीन और विशुद्ध वसाएं होती हैं। इनके अणु जो होते हैं अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और प्रत्येक अणु का संश्लेषण जो है ग्लिसरॉल के 1 तथा वसीय अम्ल के 3 अणुओं के एस्टर बंधों द्वारा परस्पर जुड़ने से होता है, इसीलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। और संयुक्त लिपिड जो होता है ये वसीय अम्लों, एल्कोहल तथा कुछ अन्य पदार्थों के बने यौगिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। व्युत्पन्न लिपिड जो है ये वसा में घुलनशील है लेकिन वसीय अम्ल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, जेरोप्थिलीमिया, सेकंड है टोकोफेराल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्ताल्पता, आर्गो कैल्सीफेराल, रिकेट्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन से युग्म जो है जो सुमेलित नहीं है। तो रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए को बोला जाता है और जीरोप्थेल्मिया जो है एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन ए के कारण और ये सूखी आंखों के कारण होता है। यदि इसको टाइम से अगर इलाज ना किया जाए तो ये रतौंधी या आंखों पर धब्बे बन जाते हैं और आँख की जो कॉर्निया होती है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और अंधेपन का कारण भी बन सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। रेटिनॉल विटामिन ए जो है जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी से होता है, ये सही है। सेकंड है टोकोफेराल दे रहा है बेरी। तो ये आपका टोकोफेराल विटामिन ई को कहते हैं। टोकोफेराल विटामिन ई को बोला जाता है और इसकी कमी से जो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ना कि बेरी जो रोग होता है ये थायमिन की कमी के कारण होता है और यह रोग जो होता है शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 या थायमिन की कमी के कारण होता है और यह रोग ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। इनके जो लक्षण हैं ये शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस का फूलना और दिल की धड़कन तथा पैरों में सूजन हो जाते हैं। तो आपका ये जो बेरी है थायमिन के कारण होता है। टोकोफेराल जो है इसमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और तीसरा है साइबोकोबालामिन, रक्ताल्पता, मतलब ये विटामिन B12 साइबोकोबालामिन को विटामिन B12 बोलते हैं। इसकी कमी से
रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है। रक्ताल्पता जो होता है इसको एनीमिया भी कहा जाता है। खून की कमी हो जाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। और फोर्थ है इसमें आर्गो कैल्सीफेरल रिकेट्स, तो ये आपका राइट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं। और आर्गीफेरल जो है ये D2 को बोलते हैं। आर्गो कैल्सीफेरल D2 को बोलते हैं और D3 को कोले कैल्सीफेरल कहते हैं। ये विटामिन डी का ही रूप है और इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, टोकोफेरल बेरी बेरी ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत है ये निम्न में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, सरसों या राई का तेल? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो मानव शरीर को जो स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की आवश्यकता होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन है वो विटामिन ई है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करने में सहायता भी प्रदान करता है। और विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील है, जो गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका जो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत भी है गेहूं अंकुर का तेल। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है गेहूं अंकुर का तेल जो है ये राइट हो जाएगा। और विटामिन ई जो है ये बाध्यता रोधी कारक भी है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। गेहूं अंकुर का तेल जो है ये विटामिन, यहाँ पे ए नहीं विटामिन ई है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला है विटामिन के अल्फा अल्फा, सेकंड है विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, थर्ड है विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल, फोर्थ है विटामिन सी गाजर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अल्फा अल्फा जो होता है ये मटर परिवार फवासिये का फूल देने वाला एक पौधा है और जिसकी खेती महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में किया जाता है। और इसमें मुख्यतः विटामिन के पाया जाता है जो शरीर में खून का थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो आपका विटामिन के ये पहला सही हो गया। सेकंड है विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, ये भी सही है, कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है। और विटामिन ई जो है गेहूं भ्रूण तेल, मतलब गेहूं के बीज से तेल उत्पन्न किया जाता है, ये भी आपका राइट है। विटामिन सी दे रहा है इसमें गाजर, विटामिन सी होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रॉन्ग हो गया। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? पहला ऑप्शन कोबाल्ट, सेकंड है लौह, थर्ड है जस्ता, फोर्थ है मैग्नीशियम। तो आपको बताना है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद है। तो कोबाल्ट जो है एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालेमिन भी कहते हैं इसका महत्वपूर्ण घटक है। और विटामिन B12 जो होता है वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की जो कार्यकी भी होती है वो गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और विटामिन B12 के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर आदि हैं। आंत के जीवाणु में भी इसका संश्लेषण होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? विटामिन B12 कोबाल्ट में पाए जाते हैं। और विटामिन B12 की जो कमी से होती है वो मुंह की समस्या होती है जिससे व्यक्ति के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, घाव बन जाते हैं, जीभ में सूजन हो जाता है, जीभ एकाएक लाल दिखाई देने लगता है और जीभ में सूजन भी जो होता है उसको ग्लासिटिस भी कहते हैं। इसकी एक बीमारी है जो जीभ में सूजन को ग्लासिटिस कहते हैं जो विटामिन B12 की कमी का प्रमुख संकेत है और इसकी वजह से व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग भी हो जाता है। तो आपका कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील है। कुछ विटामिन इसमें है जो वसा में घुलनशील है और बाकी जल में घुलनशील है। तो निम्न में से कौन से जल में घुलनशील है? आपको बताना है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। पहला ऑप्शन विटामिन ए, बी और डी, सेकंड है ए, डी, ई, के, थर्ड है ए, ई, के और फोर्थ है विटामिन बी और सी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपका
ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये राइट हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है, और ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, जल में घुलनशील हमको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन सी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि मतलब कुछ टाइम तक हम अपने स्वप्न को याद रखते हैं, उसके लिए कौन से विटामिन इसमें सहायक हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो विटामिन बी6 जो है इसका नियमित सेवन करने से हम स्वप्न को काफ़ी लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है? विटामिन बी6 है, क्योंकि हम स्वप्न रात में देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं कि कौन सा सपने देखे थे। तो इसके लिए हमको विटामिन बी6 का सेवन करना चाहिए। जिसमें विटामिन बी6 उपलब्ध हो उसी फल को या अनाज को आपको ग्रहण करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी1। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो रतौंधी जो होता है ये आँखों की एक बीमारी है, और यह रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ये आपका राइट हो गया। रिकेट्स जो है ये इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, जो बच्चों में मुख्यतः होता है। और तो ये आपका रिकेट्स नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, यहाँ विटामिन सी दे रहा है। और स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी से होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से ब्लड आता है। और बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन बी1 की कमी से होती है, और इसमें कुपोषण जन्य रोग हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये गलत हो जाएगा। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांता, विटामिन फोलिक एसिड रक्ताल्पता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो विटामिन ए जो है रतौंधी ये आपका सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो एक आँख की बीमारी है। विटामिन बी3 पेलाग्रा ये भी आपका राइट है, क्योंकि इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। और पेलाग्रा नामक रोग की जो लक्षण है वो दस्त है, त्वचा रोग है, भ्रम की स्थिति है। विटामिन डी जो वर्णांता, विटामिन डी की कमी से वर्णांता रोग नहीं होता। वर्णांता रोग जो होता है एक एक्स लिंग सहलंग वंशागत रोग है, और ये विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। और विटामिन फोलिक एसिड जो है रक्ताल्पता मतलब एनीमिया, ये आपका राइट हो गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी1 जो है बेरी बेरी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो विटामिन डी या रिकेट्स, सुखंडी को ही रिकेट्स भी बोलते हैं। सुखंडी मतलब शरीर जो है एकदम हड्डी सा खाली दिखाई देना, और रिकेट्स जैसी बीमारी सूखा रोग हो जाता है, उसी को सुखंडी बोलते हैं। और विटामिन सी जो है ये मसूड़ों से खून आना, जिसे स्कर्वी भी कह सकते हैं। स्कर्वी रोग होता है मसूड़ों से खून आना। और थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी नामक रोग होता है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें गठिया दे रहा है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इन्जॉय के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और बार बार रिवीजन जरूर किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।